Hello everyone, good evening to all of you. Before starting the video, I would like to tell all of you that people who are new on the channel, subscribe to my YouTube channel Gunjan Sharma Biology Foundation. Today's video related with the reproductive health part 2nd of class 12th biology. So now let's enjoy the video. Today we discuss about the population explosion and birth control in detail. Improve quality of life of people, increase health facility and better living condition. जो आज आपको ये क्वालिटी दिख रही है पीपल्स की लाइफ की, ये जो इम्प्रूव होती जा रही है टाइम टू टाइम, इसके इम्प्रूव होने के दो मेजर रीज़न हैं. फर्स्ट रीज़न जो है इसका वो है हेल्थ फैसिलिटीज़. जो हमारे वर्ल्ड की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो कंटिन्यू टाइम टू टाइम डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है, बेटर होती जा रही है, और ह्यूमंस की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी बेटर होती जा रही हैं. हैड एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, और इन्होंने बहुत ही शानदार प्रभाव डाला है किसके ऊपर? एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, यानी जनसंख्या की वृद्धि के ऊपर. रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, उसका दूसरा मेजर कारण है कि जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है उसका एक मेजर कारण ये भी है कि डेथ रेट जो है वो कंटिन्यू बहुत तेज़ी के साथ डिक्लाइन होती जा रही है, मीन कम होती जा रही है. एमएमआर यानी मैटरनल मोटिलिटी रेट भी कम हो रही है, अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. और जो रिप्रोडक्टिव एज है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और ये भी तीनों मेजर रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के. स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब हमारे सामने प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, बढ़ती हुई जनसंख्या की. इसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसके लिए हमें एनसीईआरटी के थ्रू जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको देखना है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ये आपके सामने एक डायग्राम शो किया गया. इस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो रही है, और आने वाले कंडीशंस में वर्ल्ड के अंदर कोई फिक्स स्पेसेस की इतनी कमी हो जाएगी कि न्यू एंट्री ही नहीं हो पाएगी. स्पेसेस ही बहुत कम है, और हम कह सकते हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत भारी प्रेशर पड़ रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या का, पॉपुलेशन का. तो जो पहला स्टेप है जिसकी वजह से हम एक तरीके से बढ़ते हुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें पहला है यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स. जो भी गर्भ निरोधक उपाय हैं उनको हम उपयोग में लाकर जनसंख्या के बढ़ने की दर को कम कर सकते हैं. सेकंड है एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द लार्ज फैमिली. जो भी एनजीओज हैं या फिर टीचिंग सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर से जो भी बच्चे रिलेटेड हैं या टीचर्स रिलेटेड हैं, वो जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पे लोगों को इसके बारे में अवेयर करें और उनको एजुकेट करें और उनको डीमेरिट्स बताएं, अवगुण बताएं कि जो लार्ज फैमिलीज़ होती हैं उनके डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, हार्म क्या क्या हो सकती हैं. थर्ड जो स्टेप है वो स्टेप है इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल. पहले के जो टाइम थे, जो एंशंट एरियाज थे या एंशंट एजेस थे, उसमें मैरिज की जो एज थी वो बहुत कम थी, और कम उम्र में ही शादी हो जाने के कारण जो मतलब रिप्रोडक्शन की एक तरीके से कैपेसिटी थी या जो रिप्रोडक्शन का फेज था वो ज़्यादा था और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा हुआ करता था. उसको अगर हमें कम करना है तो हमें मैरिजेबल एज को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा. और इस केस में हम बात करें तो ये मेल के रेफरेंस में 21 ईयर गवर्नमेंट ने सेट की है, और फीमेल के केस में 18 ईयर गवर्नमेंट के थ्रू सेट की गई है. फोर्थ जो स्टेप है वो है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स हैविंग 1 and 2 चिल्ड्रंस. और जितने भी जो मतलब कह सकते हैं कि कपल्स हैं जिनके 1 या 2 चिल्ड्रंस हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट्स की तरफ से टाइम टू टाइम प्रॉपर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. इंसेंटिव्स का मतलब उनको कोई ना कोई विभिन्न प्रकार के उपहार देना या उनको उस चीज़ के प्रति उत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें देना. तो इस तरीके से इंसेंटिव्स उनको देने चाहिए ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रोका जा सके. लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कंट्रासेप्टिव मेथड. तो इस जो हमने आज का टॉपिक लिया है उसमें हमारे दो मेजर टॉपिक्स थे. पहला था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और दूसरा था बर्थ कंट्रोल मेथड्स. तो हम पूरी स्टोरी को घुमाकर लेकर आ रहे हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स के ऊपर. तो इस जो ये टॉपिक अब चालू होने वाला है उसमें हम जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में डिटेल में देखेंगे. विच हैव प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और उनका एक ही काम होगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल करना. तो ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाते हैं, तो सबसे पहले एक जो मेजर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो ये बनता है कि राइट द मेजर क्राइटेरिया ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव, कि मतलब क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के. या एक कोई फीमेल है या एक कोई मेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा है, तो उसके उस कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे जिसके कारण उसको चूज़ किया जाएगा. तो इन मेजर क्राइटेरियाज के ऊपर से क्वेश्चन पुटअप होता है. ये चारों पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने हैं. फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली.
तो आपको यहाँ से इसको पिकअप करना है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव वही है, गर्भ निरोधक प्रणाली एक आदर्श वही है जो यूज़र फ्रेंडली हो, यानी जो उसको यूज़ करने वाला हो उसके स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। सेकंड है इजीली अवेलेबल, उसको परचेज करने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इजी गोइंग वे में उसको परचेज किया जा सके, इजीली वो अवेलेबल हो सके मार्केट में। थर्ड है इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, जिस पर्पज़ के लिए उस दवा को या उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ किया जा रहा है वो पर्पज़ हमारा फुलफिल हो, और रिवर्सिबल ये नहीं है कि एक बार उसका जो इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आया वो परमानेंट हो गया, वो इफेक्ट रिवर्सिबल होना चाहिए, और विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, या तो साइड इफेक्ट्स होने ही नहीं चाहिए, और अगर हों भी तो बहुत ही ज़्यादा लीस्ट होने चाहिए, कम होने चाहिए। और नेक्स्ट है फोर्थ, इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिराइव डिजायर एंड द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। जो भी कोई यूजर है जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज कर रहा है उसके सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर उन डिवाइसेस का, उन ड्रग्स का, उन मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 4 मेजर क्राइटेरिया हैं जो किसी पर्टिकुलर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के होने चाहिए। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories। मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं जिनको हम देखें तो उनको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड, सेकंड है बैरियर कंट्रासेप्टिव मेथड, थर्ड है आईयूडीज कंट्रासेप्टिव मेथड, नेक्स्ट है ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, नेक्स्ट है इंजेक्टेबल्स, नेक्स्ट है इम्प्लांट्स, और फाइनली अगर बात करें तो वो है सर्जिकल मेथड्स जो कि परमानेंट मेथड के ही अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये डायग्रामेटिक फॉर्म दिखाई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल मेथड्स को। तो नेचुरल मेथड्स की बात की जाए तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बोर्ड का 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आपके सामने आएगा और इस चैप्टर में देखने को मिलता है बार बार में, प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि नेचुरल मेथड्स जो हैं वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं या कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। तो वो वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग चांसेस ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म्स मीटिंग। वो ओवम और स्पर्म्स को मिलने से रोकते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल मेथड कहा जाता है और वो इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। उसमें से जो पहला, इसमें 3 मेथड है नेचुरल मेथड के, सब मेथड्स हैं। पहला सब मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, ये एक डायग्रामेटिक फ्लो में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा साइकिल दिखाया गया है, जिसमें पहला फॉलिकुलर फेज है, दूसरा ओवुलेशन फेज है, थर्ड ल्यूटियल फेज है। ये हमने 3rd चैप्टर में भी थोरोली डिस्कस किया था इसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो ये जो ओवुलेशन फेज है जिसको यहाँ पे फर्टाइल फेज कहा गया है, फर्टाइल फेज होता है 10 to 17 डेज का, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेके 17 दिन तक का जो पीरियड फेज आता है फीमेल के अंदर वो फर्टाइल फेज होता है। उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि ओवुलेशन होगा, ओवरी से ओवम बाहर आएगा। उस कंडीशन में उन दिनों के अंदर, या हम ये जो कह रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अवॉइड करना है कपल्स को कोइटस की प्रोसेस को, सेक्सुअल एक्ट की प्रोसेस को, और इस तरीके से सेक्सुअल एक्ट की प्रोसेस को अवॉइड करना ही क्या कहलाता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहलाता है। ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। एब्स्टेनिंग का मतलब अवॉइड करना, अवॉइड मीन्स रोकना किसी भी चीज़ को। तो अगर फर्टाइल पीरियड के दौरान कोइटस को अवॉइड किया जाए, सेक्सुअल एक्ट को अवॉइड किया जाए, तो कोई भी कपल पर्टिकुलर उस कंसेप्शन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। इस मेथड में क्या होता है, ये एक तरीके से इनफेक्टिव मेथड है। इनफेक्टिव का मतलब इसका कोई ज़्यादातर असर नहीं हो सकता है। तो विथड्रॉल का अर्थ है इन्वॉल्व रिमूविंग द पेनिस बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, ये दोनों वर्ड्स आपको 3rd चैप्टर में अच्छे तरीके से क्लियर किए गए थे कि सीमन जैसे ही वेजाइना में हम ये कह सकते हैं कि थ्रो किया जा रहा है, उसके पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड द विथड्रॉल मेथड। ऑब्जेक्टिव इज टू कीप द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द वेजिना, और इसका ऑब्जेक्टिव जो इसका उद्देश्य क्या है कि स्पर्म्स को वेजिना के अंदर एंटर ही ना होने देना। नेचुरली फैमिली प्लानिंग मेथड, ये एक ऐसा फैमिली प्लानिंग मेथड है जो नेचुरली हर किसी के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। एडवांटेजेस ये है इसका कि इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इतनी बड़ी लिस्ट इसके सामने आ रही है। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है प्रेगनेंसी कुड अकर एनी टाइम दैट द पेनिस एंड द वेजिना कम इन कॉन्टैक्ट। एक्चुअल चांसेस बन गए हैं कनेक्शन के कॉन्टैक्ट में आने के, तो प्रेगनेंसी इसमें कभी भी हो सकती है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सेकेंड इसका है डजंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और द प्रेगनेंसी। कहीं से भी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उनको रोकने का इसमें कोई भी, ये कह सकते हैं कि हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को, और प्रेगनेंसीज को भी इसके थ्रू हम प्रिवेंट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है विथड्रॉल इज नॉट इफेक्टिव एज सम स्पर्म्स लीक प्रायर टू इजैकुलेशन, और माना जाता है, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे ही इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी, सीमन बाहर आएगा, उसके पहले भी कुछ अमाउंट में स्पर्म्स बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, तो इसलिए विथड्रॉल जो मेथड है ये पर्टिकुलर प्रॉपर यूज में नहीं आता, और ये एक जो हम ये कह सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल का जो है इनअफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है नेचुरल मेथड का, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का जो एक सीधे साधे शब्दों में हम मीनिंग ले सकते हैं वो है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि जब तक बेबी ब्रेस्ट फीड करेगी, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो जो सकलिंग प्रोसेस होगी, मिल्क को सक करेगी, तब तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, और इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का अगर मैकेनिज्म देखा जाए, एक्शन देखा जाए, तो इसमें क्या होगा, बेबी सकलिंग स्टिमुलेट्स द निपल। जैसे ही बेबी सकलिंग की प्रोसेस करेगी वैसे ही निपल्स को स्टिमुलेट किया जाएगा मदर के अंदर। निपल्स स्टिमुलेशन ट्रिगर्ड सिग्नल टू मदर्स ब्रेन, और निपल जो स्टिमुलेट होंगी वैसे ही मदर के ब्रेन के ऊपर सिग्नल पास करेंगी उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, एंड सिग्नल्स डिसरप्ट हार्मोन प्रोडक्शन। मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो स्पेशल हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, और उसके कारण हार्मोन के अंदर इम्बैलेंसेज आएंगे, ओवरी के अंदर जो बनने वाले हार्मोन्स हैं उनके अंदर, और जैसे ही हार्मोन के अंदर इम्बैलेंस होंगे, डिसरप्शन ऑफ हार्मोन सप्रेस द ओवुलेशन, और इस तरीके से हार्मोन्स के कम होने के कारण ओवुलेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, ओवम बाहर डिस्चार्ज नहीं होगा। इट मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस कुछ समय के लिए रुक जाएगी, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हुआ लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये यहाँ पर डायग्राम आपको शो किया हुआ है। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक बेबी मदर का ब्रेस्ट फीड करेगा तब तक कंट्रासेप्शन, या हम ये कह सकते हैं कि कंसेप्शन या कंसीव करने के चांसेस निल हो जाएंगे। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। और ये जो मेथड है कब तक इफेक्टिव रहता है, ओनली 6 मंथ तक इफेक्टिव रहता है, और 6 मंथ किसके बाद के, प्रसव की प्रोसेस के बाद में, पार्चुरेशन की प्रोसेस के बाद में, बेबी के डिलीवर होने के 6 मंथ के बाद तक। As no medicines are used in these methods, side effects are almost nil। क्योंकि इसमें कोई भी मेडिसिन यूज में नहीं आती है, इसलिए साइड इफेक्ट बिल्कुल निल होते हैं। चांसेस ऑफ फेल्योर दो ऑफ दिस मेथड आल्सो हाई, और इसके फेल्योर होने के चांसेस उतने ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। इसमें क्या किया जाएगा कि स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने से रोका जाएगा, किसके थ्रू, बैरियर्स के थ्रू। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, और ये बैरियर्स जो हैं ये दोनों के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है कॉन्डोम्स, और कॉन्डोम्स जो है वो बैरियर मेथड है और बने हुए होते हैं रबर और लेटेक्स की शीट के, और ये जो है दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। ये दोनों ही जो भी आपका मतलब मेल और फीमेल है उनके अंदर यूज में आते हैं। मेल के अंदर पर्टिकुलर पेनिस को कवर करने के काम में आते हैं, और वेजिना और सर्विक्स को जो कवर करते हैं ये फीमेल्स में। जस्ट बिफोर कोइटस शो दैट द इजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और इसका जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो सीमन है उसको फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर होने से रोकना, और इस तरीके से कंसेप्शन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ये डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे शो किया हुआ है तीनों के बारे में, बैरियर मेथड्स के बारे में। यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स। तो मेजर जो ये बैरियर मेथड्स हैं, बैरियर मेथड का पहला जो रोल है वो रोल ये है कि प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसीज को, और सेकंड जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो रोल ये है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज लाइक एड्स वगैरह को स्प्रेड होने से रोकता है। तो इसी रीज़न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर मेथड्स का यूज़ बढ़ने लग गया है। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स जो हैं, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स जो हैं ये भी क्या हैं, बैरियर मेथड्स ही हैं, और मेडअप होते हैं रबर के थ्रू, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये तीनों ही फीमेल के अंदर यूज में लिए जाते हैं, और सर्विक्स को कवर करते हैं कोइटस के दौरान। दे प्रिवेंट कंसेप्शन, ये भी कंसेप्शन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं स्पर्म्स को सर्विक्स में एंटर नहीं होने देते। दे आर रीयूजेबल, और इनको बार बार में फीमेल क्या कर सकती है, रीयूज कर सकती है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूज्ड आल्सो अलोंग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। और अगर इन कंट्रासेप्टिव की एफिशिएंसीज को बढ़ाना है, इनकी प्रभाविकता को बढ़ाना है, तो प्रभाविता बढ़ाने के लिए साथ साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, स्पर्म्स को मारने के लिए पर्टिकुलर क्रीम्स आती हैं, जेलीज आती हैं, फोम्स आते हैं, इनका भी यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से इनकी कंट्रासेप्टिव कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा इनिशिएट किया जा सकता है। तो इस तरीके से
इस चैप्टर में हमने, इस टॉपिक के अंदर हमने पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन था और पर्टिकुलर जो बर्थ कंट्रोल मेथड था उसको देखा। बर्थ कंट्रोल मेथड अभी और भी ज़्यादा हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे कवर करेंगे। आई होप आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मुझे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने का मौका मिले, या फिर बताइए कि कैसा वीडियो बना। और इसी के साथ में हैव अ नाइस डे।